जी हाँ, मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ बिग साइज़ कॉमिक्स का डिटेल्ड रिव्यू, जिनका अनबॉक्सिंग मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। शुरुआत करते हैं इन कॉमिक्स के डिटेल रिव्यूज़ की। तो सबसे पहली बात, ये सभी कॉमिक्स जो है वो बिग साइज़ में है। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से सन 2021 में इस बिग साइज़ की शुरुआत की गई है। अदरवाइज़ पहले जो कॉमिक्स आती थी राज कॉमिक्स की, उसका साइज़ ये हुआ करता था, ये देख लीजिए। इस साइज़ में कॉमिक्स आया करती थी, और न सिर्फ राज कॉमिक्स बल्कि काफ़ी सारे पब्लिकेशन इस साइज़ को फॉलो करते थे। ये जो है विजेता नागराज वाला, चाहे अगर मनोज कॉमिक्स की बात करें, उसका एक कलेक्टेड एडिशन यहाँ रखा हुआ है। खैर, जब भी मैं कलेक्टेड एडिशन की बात करता हूँ, इससे पहले भी मैंने वीडियो शूट किए हैं। हवलदार बहादुर का जो कलेक्टेड एडिशन का कवर होता है ना, वो सबसे बेस्ट मुझे लगा। हालांकि कलेक्टेड एडिशन मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वाइट पेजेस हैं अंदर। जो फ्रंट कवर होता है उसके पीछे भी पता नहीं कुछ होता है, नहीं होता है, मुझे नहीं पता, इसको देखेंगे, शायद वाइट ही होता है। देखिए, तो आर्ट के हिसाब से तो बेस्ट राज कॉमिक्स के ही होते हैं, लेकिन ये जो है ना, इस तरीके का कवर अगर मिल जाए राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी में, तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, कॉर्नर वगैरह बिल्कुल शार्प होते हैं, गोंद की कोई इशू नहीं होता। खैर, तो मन बात डाइवर्ट हो रही है। ये देखिए, इस साइज़ के कॉमिक्स हमको देखने को मिलते हैं राज कॉमिक्स की तरफ से, मनोज कॉमिक्स की तरफ से, तुलसी कॉमिक्स की तरफ से। ये सारे पब्लिकेशन लगभग बंद होने के कगार पे आ गए थे, तो 2021 में सारे रिवाइव हुए। 2021 में राज कॉमिक्स का बंटवारा भी हुआ, और हमको राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी के दो अलग अलग पब्लिकेशन देखने को मिले। साइज़ में भी एक्सपेरिमेंट हुए। मनोज गुप्ता जी थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेकर के आए, संजय गुप्ता जी भी एक साइज़ लेकर के आए हैं, वो थोड़ा और इससे बड़ा है, इसी लेंथ में थोड़ा और ज़्यादा है। नाग प्रलय का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, ट्रैप वगैरह कॉमिक्स का, उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल ये साइज़ है, और इस साइज़ का इंस्पिरेशन जहाँ तक मुझे लगता है अमर चित्रकथा से मिला होगा, क्योंकि लगभग मिलता जुलता साइज़ है अमर चित्रकथा से। देखिए, विड्थ तो पूरी अमर चित्रकथा वाली है, हाइट में थोड़ा सा कम है, एक स्ट्रिप कम है। उसका भी शायद रीज़न रहा होगा कि जो भी इनकी ओल्ड पब्लिकेशन है, ये जैसे ये है, तो इसको कितना पुश किया जा सकता है उस साइज़ तक, डिपेंड करता है कि कितना साइज़ पुश किया जा सकता है, कैसे उसको बनाते हैं, ये कैसे क्या करते हैं। खैर, और एक और बात कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी पेपर बैक में बहुत अच्छी क्वालिटी लेकर के आए इस साल। हमको शानदार क्वालिटी मिली देखने को, प्रिंटिंग क्वालिटी। बस ये है कि जो काफ़ी कॉमिक्स हैं सन 2015 से दो ग्लोसी में पब्लिश हो रही थी रीप्रिंट के रूप में, लेकिन उसके बाद में जो है मनोज गुप्ता जी अपने पेपर्स में काफ़ी वैरायटी लेकर के आए। संजय गुप्ता जी ने वो सेम ग्लोस मेंटेन रख रखा है। मनोज गुप्ता जी की जो रीप्रिंट्स हैं उन सब में कभी बहुत ज़्यादा ग्लोस होता है, कभी ग्लोस हाफ हाफ होता है, कभी बहुत कम, और कभी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है ग्लोस। इवन बिना ग्लोस वाली कॉमिक्स भी उन्होंने हमको दी हैं, बाकेलाल की जो न्यू कॉमिक्स आई हैं वो। तो इस सीरीज़ में जो है मैंने आपको साइज़ का क्लियर कर दिया कि आम कॉमिक से बड़ा है, और लगभग अमर चित्रकथा से मिलता जुलता साइज़ है। ये 5 कॉमिक्स शामिल कर गई है, और इसका नाम रखा गया है बिग साइज सेट 4। अगर ये बिग साइज सेट 4 है, तो 1 कौन सा था? 1 बिग साइज़ का शायद प्रलय विनाश तानाशाह वाला सेट था। दूसरा सेट उसी का नेक्स्ट पार्ट होगा, संग्राम वगैरह जो कॉमिक्स थी उसमें। जो 4 यदि हुआ, तो 3 मुझे याद नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, मेरी मेमोरी में नहीं है 4 कैसे हुआ ये। इससे पहले और कौन सा बिग साइज़ आ चुका है, खैर मुझे भी याद नहीं आ रहा। मंगाए मैंने सारे होंगे बिग साइज़ के, हो सकता है और भी कोई कॉमिक्स आए हों, खैर मैं चेक कर लूँगा। फ़िलहाल इसका नाम जो है बिग साइज सेट 4 रखा गया है। और एक, अच्छा सॉरी, बिग साइज सेट में जो है ये कुछ हॉरर वाली और ऐसी कॉमिक्स भी आती है जो मैंने मंगवाई नहीं है, हो सकता है वो उसमें हो। बिग साइज जो है प्रेत अंकल वाला सेट आया था, पर वो उसको कितना बिग साइज़ मानते हैं, क्योंकि वो सुपर साइज़ में था इस कॉमिक्स का लगभग डबल, इस तरीके से, मतलब ये इसका डबल। इसकी जो विड्थ है वो वहाँ पर, इसकी लेंथ वहाँ विड्थ बन जाती है, समझ लीजिए आप, और इसकी जो विड्थ है वो डबल होकर के लेंथ बन जाती है। खैर जो भी हो, ये बिग साइज सेट 4 है। और सेम मिलती जुलती कुछ कॉमिक्स और भी मुझे लगी थी, 3 कॉमिक्स और थी, वो इसमें पब्लिश नहीं की गई थी, और फिर से उनको पब्लिश किया गया है बिग साइज सेट 4.59 से, मतलब कि इसी का नेक्स्ट एक्सटेंशन है। वो भी मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, पर अभी तक मुझे मिला नहीं है, 10-12 दिन हो चुके हैं ऑर्डर किए हुए। तो एक एक करके इन सभी कॉमिक्स की बात करते हैं। मेरा प्लान तो ये था कि मैं 10-10 मिनट के या 15-15 मिनट के इनके अलग अलग वीडियो बना देता हूँ, पर फिर इतना फिर वो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने कहा मैं एक साथ ही सबको धीरे धीरे जितना हो सकता कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो जिस सीक्वेंस में इनका पोस्टर रिलीज़ किया गया था जब ये लॉन्च हुई थी, या जो भी इसका जो थंबनेल बोल सकते हो आप,
जो थंबनेल लगा हुआ दिखेगा आपको मेरे चैनल की वीडियो पर, उसी क्रोनोलॉजी सीक्वेंस में लेते हैं इसको। तो सबसे पहली कॉमिक्स है उसमें टक्कर। ये देखिए टक्कर एक 2-in-1 कॉमिक्स है और सारी की सारी 2-in-1 कॉमिक्स है, बाय द वे सारी की सारी 2-in-1 कॉमिक्स है। और इन सभी कॉमिक्स में से 3 कॉमिक्स में मनोज जी का आर्ट वर्क है, और सॉरी 3 कॉमिक्स जो है उनमें धीरज वर्मा जी का आर्ट वर्क है और 2 में मनोज जी का आर्ट वर्क, जो सीक्वेंस में हमको दिख रही है। पहली जो टक्कर है उसका कवर धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ है और मनोज जी का भी उसमें इंकिंग है, दोनों का है। मतलब धीरज वर्मा जी ने पेंसिलिंग किया है, मनोज जी ने इंकिंग किया है, और अंदर का जो जितना भी आर्ट वर्क है वो पूरा मनोज जी ने बनाया है। मनोज जी जो डोगा को चित्रित किया करते थे, और परमाणु की भी कुछ कॉमिक्स उन्होंने चित्रित करी है, और मेरी भी परमाणु की वही कॉमिक्स फेवरेट है जो मनोज जी ने बनाई है। दूसरा है खरोंच, ये भी मनोज जी का चित्रांकन है, कंट्रीब्यूशन है। पहला और दूसरा जो आपको दिख रहा है टक्कर और खरोंच, ये है मनोज जी का चित्रांकन। बाकी के जो 3 कॉमिक्स उनमें है धीरज वर्मा जी का चित्रांकन। धीरज वर्मा जी हमको जून 2021 को अलविदा बोल गए हैं, अभी फ़िलहाल वो दुनिया में नहीं है। बहुत शानदार उनके आर्टवर्क हुआ करते थे, लेकिन मुझे जो है मनोज जी का इनमें बेस्ट लगा, मनोज जी का काम सबसे बेस्ट लगा। मनोज जी भी है भी, और पर उनका आर्टवर्क बहुत रेयर है राज कॉमिक्स में। 2007 में 1-2 कॉमिक्स में दिखा था, 2002 के बाद ही लगभग बंद हो गया था, 2-4 के बाद ही। अब हो सकता है कि संजय गुप्ता जी फिर लेकर के आए, उनको लेके आएंगे तो अच्छी बात है। डोगा में बहुत सूट करता है उनका आर्टवर्क, और परमाणु में भी। तो इनमें से अगर हम कवर आर्ट की बात करें तो सिर्फ ये कवर आर्ट जो है मनोज जी का बनाया हुआ है, सिर्फ ये। बाकी सारे के सारे धीरज वर्मा जी के बनाए हुए हैं। इंकिंग हमको अलग अलग देखने को मिलती है इन सब में, किसी में विनोद कुमार जी की इंकिंग देखने को मिलती है, किसी में जो है कुछ और नए भी हैं, राजेंद्र धोनी जी की इंकिंग देखने को मिलती है, किसी में एक नए और हैं इंकर, उनका नाम लिखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टक्कर की। और ये सारे के सारे जो कॉमिक्स होते हैं ना, इसमें लगभग ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है जिसमें कि 2 जो सुपर हीरो हैं वो आपस में लड़े। इवन अगर हम पुरानी हिस्ट्री भी उठा करके देखें, सूरमा वगैरह जो कॉमिक्स आई थी, इवन प्रलय की जब शुरुआत हुई थी, राजनगर तबाही छोड़े थे, प्रलय में भी नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव को लड़ाने की कोशिश की गई थी। हालांकि उससे पहले नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव मिल करके कई कॉमिक्स में हमको दिखने को मिले थे, जैसे कि राजनगर की तबाही जो उससे पहले आया था उसमें वो लड़े नहीं थे। तो उन्होंने ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करी थी कि नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव लड़े प्रलय में, और वो काफ़ी पसंद किया गया था। उसके बाद में तो हर किसी कॉमिक्स में ऐसा ही कराया जाता था कि 2 सुपर हीरो एटलीस्ट जब वो पहली बार मिले तो वो लड़े। सूरमा, नागराज और परमाणु का विश्रांक था, उसका मैं अलग से रिव्यू लेकर के आऊँगा। तो उसमें भी लड़ाने की कोशिश करी गई। तो इन सब में ऐसी सिचुएशन लगभग क्रिएट करने की कोशिश की गई कि लड़े 2 सुपर हीरो। तो पहले में देखो साफ लिखा हुआ टक्कर, तो परमाणु और योद्धा। योद्धा जो एक कैरेक्टर है, इसके मैंने ऐड तो देखे थे पहले, पर कॉमिक्स मैंने नहीं पढ़ी थी योद्धा की। तो ये राज कॉमिक्स का ही है कैरेक्टर, और किस मैंने जब पढ़ा इसको तो राजनगर में रहता है ये। तो राजनगर के जो कैरेक्टर मुझे लगे वो हैं सुपर कमांडो ध्रुव, योद्धा और इंस्पेक्टर स्टील, ये राजनगर में है। और दिल्ली में है परमाणु और तिरंगा, जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है। और उसके अलावा मुंबई में है डोगा, असम के जंगलों में है भेड़िया। इस तरीके का एक सीन है। और नागराज जो है वो महानगर में है, बाय द वे, पहले वो अलग अलग कंट्री में जाता था। इस तरीके से एक घटनाक्रम घटा गया। लेकिन योद्धा का जो, क्योंकि सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स मैंने काफ़ी पढ़ी है, उसमें कहीं पे भी इंस्पेक्टर स्टील या योद्धा का जिक्र नहीं आता। इंस्पेक्टर स्टील का फिर भी थोड़ा बहुत जिक्र हमको कोहराम वगैरह मल्टी कॉमिक्स में देखने को मिलता है। और लेटेस्ट जो राजनगर रक्षक मैंने रिव्यू करा है उसमें तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। योद्धा को मैं बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया गया कर पाया था। तो योद्धा इनमें काफ़ी कॉमिक्स में मुझे देखने को मिला, लड़ाके में भी है और इसमें भी है। और तो पहले इसी की बात कर लेते हैं, एक एक करके मैं कवर कर लेता हूँ। तो मैंने इनकी जब अनबॉक्सिंग करी थी तो भी मैंने बात करी थी इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह की। तो पेपर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपको प्रलय, विनाश, तानाशाह उनमें देखने को मिले थे। मतलब मुझे तो बेस्ट लगा। बहुत ज़्यादा ग्लोस नहीं है, लेकिन आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा कि मतलब बेटर क्वालिटी का पेपर है, देखिए। और प्रिंटिंग क्वालिटी बेस्ट होकर के आ रही है। कवर में इशू था, मतलब कवर में कुछ चैनल्स में देखा था कि भाई जो है ये इतना मोटा और थिक है कि हल्का सा मुड़ेगा तो इसमें लाइन पड़ जाएंगी, जो कि सच है। देखिए इवन इसको ऐसे भी रखते हैं ना बिना मॉइस्चर के भी, एलमीरा में भी, तो ये इस तरह से खुल जाता है ऑटोमेटिकली, देखिए, जो मैंने एक बार पढ़ा होगा। एक और बात क्या है कि अगर हम कवर को ऐसे देखें, ये देखिए पीछे जो अगर आप फील करके देखो ना, मोटा गत्ता लगेगा, ऐसा लगेगा वो बहुत अच्छा स्टिकर है और अच्छे से लेमिनेट किया गया, बहुत सुंदर दिखता है ये, देखिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या कि अंदर जो है ना, इनसाइड जो है एकदम सिंपल फीका कलर से लगता है। जैसे अगर नॉर्मल कोई भी कवर देखोगे, अभी नॉर्मल साइज़ दिखाया था, इवन बिग साइज़ के भी बहुत अच्छे कवर आए थे प्रलय, विनाश, तानाशाह वगैरह में। मैं आपको इसका देखो, एक नॉर्मल कॉमिक्स है, बिल्कुल सिंपल, कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन इसके जो अंदर वाला होता है ना, ये एक अच्छा थोड़ा सा हल्का मैट ग्लोस आपको फील देता है और बहुत अच्छे से कलर निकल करके आते हैं। इवन जो कवर के चाहे फ्रंट हो या बैक हो या अंदर का जो साइड होता है ना, उस पर कलर इतने अच्छे लगते हैं कि बहुत अच्छे से ऐड उभर करके आता है।
पर ये जो बिग साइज़ की पांचों कॉमिक्स रखी हुई है, इनके अंदर इतना फीका है ना, मतलब जो अंदर जो भी आर्ट बना है वो मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। देखिए कमांडर नताशा का बहुत शानदार ऐड है और बिग साइज़ में देखने को मिला। ये ऐड और भी कॉमिक्स में देखने को मिलता है लेकिन बिग साइज़ में नहीं है। तो ये आपको वो चमक नहीं आएगी इसमें, वो कलर उभर के नहीं आएंगे, एक फ़ीका फ़ीका सा अपीयरेंस लगेगा इसका। इससे अच्छा तो नॉर्मल जिसके पेजेस है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए आप पेज में फिर भी आपको थोड़ा सा बेटर ग्लोस सा देखने को मिलता है, यहाँ पे बिल्कुल फीका सा है, सिंपल। तो ये इस कलर मेरे को इसमें ये इशू आया। हालांकि वो इशू तो है कि बहुत ज़्यादा थिक है या मुड़ सकता है, बाकी ऐसे आपको बुरा नहीं लगेगा, फील में बड़ा अच्छा लगेगा, एकदम थिक है और बहुत अच्छे से लेमिनेटेड है। इवन इनके पीछे जो नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव के ऐड है कुछ मैं दिखाऊंगा, वो बहुत अच्छे लगे मुझे, क्योंकि पहली बार मैंने इस साइज़ में देखे हैं बड़े, और इस साइज़ में अच्छे लगे कॉमिक्स। टक्कर जब मैंने शुरू करी, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस कॉमिक्स के पृष्ठों को सावधानी से खोलिएगा क्योंकि इन पृष्ठों पर ही हो रही है वंडरमैन, परमाणु और शक्तिमान योद्धा की जोरदार टक्कर। लेखक हनीफ अजहर जी हैं, संपादक मनोज गुप्ता जी और चित्रांकन मनोज जी का। मनोज जी का चित्रांकन काफ़ी ज़्यादा जीवंत लगता है। पहले उसकी इतनी वैल्यू नहीं पता थी, क्योंकि जब मैंने पढ़ना शुरू करा था 1990, आप 6, 7, 8 समझ लीजिए, उधर 6 से लेकर 2000 तक समझ लीजिए, तो तब उस समय क्या है, बेस्ट वर्क होकर आ रहा था, ये सारा काम तभी का हुआ है। तो हमको हर किसी कॉमिक्स में वही आर्टिस्ट दिखते थे। कभी दिखते थे मनु जो परमाणु को डोगा को बना रहे हैं, कभी दिखते थे हमको धीरज वर्मा जी, कभी अनुपम सिन्हा जी। तो उस समय और उनका भी बेस्ट टाइम वो चल रहा था, तो उस समय बेस्ट में से भी फिर बेस्ट ढूंढना होता है, तो आपके फेवरेट्स बन जाते हैं। जैसे किसी के फेवरेट मनु हो गए, वो डोगा कॉमिक्स पसंद कर रहा है। मेरे फेवरेट बाय द वे अनुपम सिन्हा जी थे, तो मैं उनकी कॉमिक्स काफ़ी पसंद करता था। पर अब फिर बाद में जब आपको घटिया काम देखने को मिलता है, तब आपको लगता है कि वो सारा बेस्ट था, और इसीलिए अभी इतने रिप्रिंट में यही ज़्यादा सबसे ज़्यादा बिकता है। तो ये परमाणु देखिए नहा करके आ रहा है और आपको सूरज या डोगा की याद आ जाएगी, क्योंकि डोगा को बनाते हैं। लेकिन मनोज का एक काम मुझे अच्छा लगा, इसका जो फेस होगा ना, इंस्पेक्टर विनय है बाय द वे, तो आपको ये बिल्कुल सूरज नहीं लगेगा। मतलब ये उनकी एक खासियत है कि जब वो कैरेक्टर्स को बनाते हैं मनु, चाहे वो परमाणु को बनाए, डोगा को बनाए, सूरज को बना रहे हैं, अदर कैरेक्टर को बना रहे हैं, वो पता नहीं फेशियल फीचर्स कैसे याद रख लेते हैं। मतलब जो उनके फेशियल फीचर्स जो होंगे उनको देख करके आप नहीं बता, वो जो कैरेक्टर बना रहे हैं वही बनाते हैं। फिर मैं आगे और समझाऊंगा इस चीज़ को। ये कुछ ट्रेडिंग कार्ड के एड्स हैं, इनमें से कुछ है मेरे पास में, मुझे मिले हैं अभी फ्री गिफ्ट के रूप में। तो इसमें जो मेन विलेन है वो है बुद्धि पलट। ये कोई बच्चा सा है जो किसी अपने वेव से, मानसिक तरंगों से जो है आपके थॉट्स को चेंज कर सकता है, आपको सम्मोहित कर सकता है। और इस तरह के कैरेक्टर आपको एक्समैन में देखने को मिला होगा। एक्समैन का जो तीसरी कॉमिक मूवी थी लास्ट ट्रेंड, उसमें गंजा से एक बच्चा होता है, वो थोड़ा सा दिखाते हैं उसमें, अगर आपको याद हो तो वो उस तरीके का कुछ हिसाब देखने को मिलेगा। तो ऐसा बुद्धि पलट कोई पहले कॉमिक्स आई होगी, मैंने नहीं पढ़ी, तो उसके प्रभाव में ऐसा कुछ होता है कि परमाणु उसके प्रभाव में होता है। तो थोड़ा सा फिर विनय को भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि परमाणु के बिहेवियर से, क्योंकि वो उसकी मेमोरी से थोड़ा इंटरफेयर होता है। यहाँ देखिए फ्लैट कलरिंग थी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखा जाता था। जैसे विनय की कलरिंग में हल्का सा डार्कनेस है, और जो जो ममता पाठक है उनकी कलरिंग थोड़ी लाइट है। तो ये कलरिंग भली फ्लैट कलरिंग हो, पर मुझे पसंद थी 1998-7 वाली जो कलरिंग थी वो। 9 आते थे, कंप्यूटर इफेक्ट्स काफ़ी बढ़ गए थे। तो देखिए मनोज जी का स्पेशल चित्रांकन है। तो परमाणु को यहाँ पे कोई मति भ्रम हो रहा है और परमाणु खुद कंफ्यूज है, और जैसे उसकी कन्फ्यूजन दूर सी होने वाली होती है, तभी स्टोरी में वो विलेन आ जाते हैं कि किसकी वजह से ये हो रहा है, और फिर आ जाते हैं योद्धा। अब यहाँ से मेरा कन्फ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि सडनली एकाएक जो है योद्धा आ गए इसमें, और मुझे नहीं समझ आया वो कहाँ से आए हैं, कैसा उनका है। लेकिन उनकी भाषा शुद्ध हिंदी होती है, जैसे वो गाली भी देंगे तो आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा करके देंगे, तो वो आ जाते हैं अचानक से। और बाद में पता रहता है वो भी किसी और शक्ति के प्रभाव में होते हैं, मेंटली ऐसा कुछ होता है सब दोनों में। तो वो थोड़ा विध्वंस फैला रहे होते हैं, लेकिन उनको उनको पता होता है, वो बोल भी रहे होते हैं कि यार मेरा जो बिहेवियर है वो मेरे स्वभाव से मैच नहीं खा रहा है। ये देखिए कुछ पुराने नॉवल्टीज़ का ऐड है। तो हमें जो ऐड देखने को मिलते थे, इसमें ऐड है 23 नंबर पेज पे और 16 नंबर पेज पे एक ऐड दिया हुआ है। मतलब ऐड के दोनों तरफ ऐड नहीं है, पेज सिंगल साइडेड ऐड है। एक तो जनरली हमको 17 नंबर पेज में मिलता है और 16 नंबर पेज लिखा होता है कहानी 1900 पृष्ठ से जारी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 18 पृष्ठ से जारी, क्योंकि उसके पीछे ऐड नहीं है। उसकी भरपाई 23 नंबर पेज पे की गई है। 8 का जो है ना एक मल्टीपल ये पकड़ता है, 8 3 24 ऐसा करके, तो कहानी 24 नंबर पेज से जारी, 8 दूना 16, इस तरीके उसमें ऐड मिलते हैं। तो योद्धा है वो थोड़ा सा किसी के कंट्रोल में, इसलिए थोड़ा विध्वंस मचा रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से प्रणव आके उन्हें रोकता है और दोनों में होती है टक्कर। एक तो ये रीज़न होता है उनके टक्कर होने का। एक और रीज़न मिलेगा आपको कि वो जो बुद्धि पलट होते हैं वो परमाणु और योद्धा दोनों को अपना निशाना बनाते हैं और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि लड़े। इससे उनको क्या फ़ायदा होगा ये आगे देखने को मिलेगा। और इसमें एक और कैरेक्टर है प्रलयंक का। जैसा कि चाहे हम डोगा की बात करें, नागराज सुपर कमांडर ध्रुव की बात करें, किसी की बात करें, उनके जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं वो भी अपने आप में एक सब सुपर हीरो हैं। जैसे कि
श्वेता चंडिका है सुपर थ्रू सीरीज में, जो उनकी सिस्टर हैं। मोनिका है वो खुद लोमड़ी है, और जो सोनिका है वो काली विधवा है डोगा की सीरीज़ में। तो ऐसे परमाणु में जो ममता पाठक है वही प्रलयंका है, इसका क्या ओरिजिन में देखा नहीं, तो वो भी इसमें शामिल है। योद्धा हैं वो बीच में कुछ जैसे इच्छाधारी होते हैं वैसे अपने रूप वगैरह बदलते हैं, बाद में पता लगता है कोई इच्छाधारी शक्ति नहीं थी, ये भी एक मतिभ्रम पैदा किया गया था परमाणु के लिए, और योद्धा का भी किडनैप हो जाता है। खैर, तो ये बुद्धि पलट भी हैं प्लस कोई और विलेन भी है। और इसमें है कि जैसे जहर जहर को मारता है, लोहा लोहे को काटता है, वैसे क्या होता है कि बुद्धि पलट जो है बच्चा सा है और ये कोई खुखार उसके चाचा हैं, और ये दोनों की पेयरिंग होती है, ऐसा कोई पहले की कॉमिक्स में दिखा रखा है। तो ये भी मेंटल वार करते हैं, और ये योद्धा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं इमोशनल करके भी, कैसे भी करके वो गलत काम करे या परमाणु से लड़ने जाए। और इसमें जो मेन इससे पहले का जो विलेन होता है कि योद्धा अचानक से कैसे अपीयर हो गए, वो बैक स्टोरी भी इसमें दिखाते हैं। देखिए इसमें जो ये डैश डैश था ना, डिसकंटिन्यू लाइन, इससे बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, तो वो बैक स्टोरी भी हमको देखने को मिलती है। और उस बैक स्टोरी में जो है वो एक और विलेन पता लगता है, योद्धा के लेवल का जो विलेन होता है वो भी इसमें दिखाएंगे। फिर भी ये बात है, पहले तो वैसे टकराव होता है क्योंकि योद्धा वहाँ तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, फिर वापस से क्योंकि वो एक तो मेंटली भी मैनिपुलेटेड होते हैं और इमोशनली भी मैनिपुलेटेड होते हैं, फिर से परमाणु से उनकी लड़ाई होती है, 2 बार लड़ाई होती है, मतलब 2 बार टक्कर होती है। अब इसमें फिर एक और बैक स्टोरी दिखाते हैं कि एक और कोई विलेन था जिसने कंट्रोल कर रखा था पहले योद्धा को, उसके बाद बुद्धि पलट ने कंट्रोल करना चाहा, तो दोनों में फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए। इस तरीके से आज़ाद होता है या जो भी हमारा कन्फ्यूजन दूर होता है, तो ऐसा होकर के वो विलेन भी इसमें दिखाते हैं लास्ट में। तो काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। सबसे जो अच्छी चीज़ लगी मुझे मनोज जी का चित्रांकन लगा, और ये देखिए फिर बाद में सारे डिटेल्स हमको मिलते हैं और ये स्टोरी एंड होती है, कन्फ्यूजन दूर होते हैं। और ये छोटा सा बच्चा जो काफ़ी जो मानसिक वार करता है, ये दोनों पे हावी होता हुआ दिखाई देता है, योद्धा और परमाणु पे हावी हो गया छोटा सा बच्चा, देखिए आप। खैर अंत पे जो भी होता है उस प्रमुख सोलो का लिया जाता है, वो देखना पड़ेगा कैसे होती है सोलो। और ये अपने अपनी जगह पे रवाना हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से छोटा सा एक सेटअप बिठा करके बिन में योद्धा में लड़ाई किस तरीके से होगी वैसा करके 2-in-1 बनाया गया है। मनोज जी का आर्ट वर्क इसकी जान है, और वेल लेमिनेट कवर है, बहुत अच्छी क्वालिटी पेपर है, वैसे कि काफ़ी थिक है ये पेपर जो कवर, और थोड़ा बहुत भी अगर ये मुड़ गया हिल गया तो इसमें कट्स पड़ जाएंगे, वो इस तरीके का है, और कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे हाथ में जो कॉमिक्स आता है वो है खरोंच, और खरोंच के पीछे का ऐड मुझे पूरा पसंद आया, विष कन्या का ऐड है ये। खजाना सीरीज़ से अनुपम सिन्हा जी ने जो लिखना शुरू करा था या चित्र बनाने शुरू किए थे नागराज के, उसके बाद में सिंगल एक कॉमिक्स आया था क्राइम किंग और दूसरा आया था विष कन्या, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें। देखिए वेल लेमिनेटेड, बहुत अच्छे कलर उभर के आ रहे हैं। बस प्रॉब्लम मैंने एक ही बताई है इस कवर में, एक तो थिक है काफ़ी, और इसके इनसाइड में जो है वो उतना ज़्यादा प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाती। जैसे सजाए मौत का ऐड है तो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है। खैर, तो ये अनुपम, यहाँ पर विट्ठल कांबले जी की इंकिंग है, सेम अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग में यहाँ पर विनोद कुमार जी की इंकिंग है, पता लगता है देखिए कितनी क्रिस्प इंकिंग है। खरोंच मनोज जी का बनाया हुआ और इंक किया हुआ कवर, ये वृक्षा है, ये तिरंगा है, ये परमाणु। तो इसमें हमको खरोंच मुझे सबसे अच्छा लगा, इसमें काफ़ी करेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो ये है परमाणु, ये है इंस्पेक्टर विनय, और परमाणु कभी कभी जो है मॉडलिंग भी करता है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। अगेन लेखक हनीफ अजहरी हैं, चित्रांकन मनोज जी का है, संपादक जो है मनोज गुप्ता जी हैं। विद ओरिजिन से डिटेल्स आया है, लेकिन इसके अंदर का कवर आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा देखने में। और ये एक्सपेरिमेंट किया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो प्रलय विनाश तानाशाह वगैरह जो दिए थे सेम वही क्वालिटी दे थे, उनमें 180 रुपीज़ में हमको 96 पेजेस दिए थे, यहाँ पे 150 रुपीज़ में जो है 64 पेजेस दिए हैं। तो सेम क्वालिटी दी जा सकती थी, पता नहीं क्यों नहीं दी, बल्कि उनमें हमको 2 नोवेल्टीज़ देखने को मिली थी, और इसमें तो हमें एक ही नोवेल्टी देखने को मिली, एक पोस्ट कार्ड। तो इस तरीके देखा है तो हर मामले में इसमें कोई पैसा कम नहीं किया गया उसके कंपेयर करें तो। खैर, तो इसमें अगेन मनोज जी का चित्रांकन है, और हमें देखने को मिलता है तिरंगा। तिरंगा थोड़ा सा ग्राउंड लेवल का हीरो है, योद्धा थोड़ा सा बलशाली वाला वो टाइप हो जाता है। तो उस तरीके से कहानी का भी फिर थोड़ा सा फ्लो चेंज होता है, क्योंकि परमाणु से तिरंगा लड़ेगा तो उसमें ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो तिरंगा थोड़ा सा डिटेक्टिव टाइप का है, थोड़ी सी पंच लाइन मारता है डायलॉग्स वगैरह वो करके। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, इसमें तिरंगा और परमाणु के काफ़ी कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। एक तो मैं देखने को मिलेगा आपको वृक्षा, ठीक है, वो देखने को मिलेगा। और एक ये देखिए अगर आप पहचान पा रहे हो तो बर्फ़ का बना हुआ मानव, ठीक है, तो वो देखने को मिलेगा। और एक खरोंच गैंग देखने को मिलेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो खरोंच वर्ड है वो उस गैंग के लिए लिखा हुआ, ये है वो गैंग वाले खरोंच गैंग, तो वो दिखाया गया क्यों है। यहाँ पे काली विधवा का ऐड है, देखिए। तो ये वीडियो हो जाएगा लंबा,
पर आप इसको छोटे छोटे वीडियो का कंपाइलेशन मान लीजिए, सभी कॉमिक्स को मैं डिस्कस कर लूँगा एक ही वीडियो में। आपको मैंने सीक्वेंस भी बताई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्किप कर देना जो भी होगा, या आप में से कोई अगर व्यूअर उसमें मुझे टाइमिंग करके दे सकते हो तो कर देना भी किस टाइम पे कौन सी कॉमिक्स का रिव्यू शुरू हो चुका है। फिर दूसरा ऐड है धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ भाटी का जाल का। तो ऐड काफ़ी अच्छा है और इसमें एक ही जगह पे निपटा दिया गया है 17-18 पेज नंबर पे, और कहानी 19 नंबर पे से जारी, शायद लिखा भी होगा इधर कहीं, ये लिखा हुआ कहानी 19 पेज नंबर जारी से। यही सीक्वेंस फॉलो होता था जब मैं लेता था कॉमिक्स। खैर, तो प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। ये पेज थोड़ा सा अच्छा नहीं उभर के आया, बाकी तो अच्छी है देखिए क्वालिटी। तो खनौज गैंग है इसमें, और जब तिरंगा की बात आती है तो इसमें पॉलिटिक्स देश वगैरह ये आते हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ज़्यादा सुपर पावर ज़्यादा हो जाता है, फिर ओवर हो जाता है। तो ये देखिएगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और मनोज जी का चित्रांकन है तो आपको अलग अलग तरह की क्लोथिंग, अलग अलग तरह के फेशियल्स देखने को मिलेंगे। देखिए बेस्ट चित्रांकन है मनोज जी का, बहुत अच्छा। खैर, तो सारी चीज़ें लास्ट में मिलती हैं, परमाणु की लड़ाई भी होती है और परमाणु तिरंगा मिलकर के काम करते हैं। देखिए तिरंगा की जो अगर इन्वॉल्व होता है तो स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, उसमें फिर ज़्यादातर ह्यूमन इमोशंस और उस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ये देखिए इस तरह की पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसी आपको तानाशाह वगैरह मिली थी सेम वही पेपर क्वालिटी है। बस प्रॉब्लम ये देखिए, यहाँ पे खरोंच जो था उसका ओरिजिन भी दिखा रखा है, और इसमें आपको वृक्षा भी मिलेगा, बर्फ मानव भी देखने को मिलेगा। इसमें दिखाया गया कि वो बच्चे से किस तरीके से खरोंच गैंग में किस तरीके से हुआ। यहाँ देखिए ऐसा कुछ है कि परमाणु और तिरंगा को यातना दी जा रही है, लेकिन वृक्षा जो है वो उनका मतलब वो मजबूर है, वो उनको यातना देना नहीं चाहता। पर लास्ट में जो ये बर्फ़ मानव यानी कि ये लेडी है, मैडम कोल्ड शायद इनका नाम था, वो आ जाती हैं और फिर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। फिर बैक स्टोरीज आती हैं डिसकंटिन्यू लाइन के साथ में, और कहानी एंड होती है। सबसे अच्छी बात है कि इन सब में कहानी एक ही बुक में एंड हो जाती है। आगे फिर कांच का परमाणु और बलवान का एड, और इसका एक मेमोरी भी शेयर की है कांच का परमाणु में, इसमें तो नहीं करी, यानी किसी और में करी होगी। ग्रीन पेज में ये रही है, इसी में करी हुई है कि ऐसा कुछ हुआ था कि कोई जो भी मनोज गुप्ता जी ने जो ये लेटर लिखा है कि वो उनका किसी कारण से कोई एक्साइटमेंट में या कुछ उन्होंने कांच की टेबल पे से हाथ मार दिया था तो वो टूट गई थी, तो वहाँ से उनके दिमाग में कांच का परमाणु का आइडिया आया। लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे हुआ। थर्ड जो कॉमिक्स है वो है लड़ाके। इसमें है धीरज वर्मा जी का आर्टवर्क, और इंकिंग का डिफरेंस देखो पता लगता है। देखो इसमें इंकिंग शायद राजेंद्र धोनी जी की है, तो वो सेम आर्टिस्ट होते हुए अलग तरीके का आर्ट मिलता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भेड़िया का ही आइकॉनिक आर्ट है, और भेड़िया और योद्धा लड़ते हुए ठीक लगते हैं। तो योद्धा और भेड़िया में जो है ना, मतलब एक तरीके के बलवान शरीर वाले वो तिरंगा और डोगा, ये इनके कैरेक्टर जमते हैं जो ग्राउंड लेवल के हीरो हैं। और परमाणु थोड़ा आयरन मैन टाइप का है, वो किसी भी कैरेक्टर में सेट हो जाता है, किसी भी 2-in-1 में। तो परमाणु आपको काफ़ी 2-in-1 में देखने को मिलेगा। और इसमें योद्धा के अगर हम देखें तो 2 2-in-1 हैं, परमाणु की भी 2 2-in-1 हैं, तिरंगा की भी 2 2-in-1 हैं, स्टील की भी 2 हैं, ऐसा कुछ कर रखा है इन्होंने। गजब। चलो ठीक है, करते हैं लड़ाके। लड़ाके में धीरज वर्मा जी का आर्टवर्क है, कहाँ गया क्रेडिट्स, और राजेंद्र धोनी जी की इंकिंग है। ये एक प्रॉपर इंकिंग है, मतलब धीरज वर्मा जी के काम में जो है हमको राजेंद्र धोनी जी की इंकिंग देखने का आदत है, और भेड़िया में ऐसा देखने को मिलता है, और इंकिंग से पता लगता है मतलब। तो ये एक भेड़िया को डेडिकेटेड है कॉमिक्स, और इसमें दिखाते हैं जंगल वगैरह, सीधा ही वही शुरू हो जाता है, जंगल है, हाथी है, कोई है जिन्होंने हाथी को कुछ पिला दिया है एल्कोहल वगैरह, उससे वो तबाही मचा रहे हैं, उनसे उनका क्या पर्पज़ सोल्व होगा वो आपको देखने को मिलेगा इसमें। देखिए भेड़िया पुराना वाला भेड़िया, जब कॉबी और भेड़िया अलग नहीं हुए थे, लेकिन इसमें एक सीन है जिसमें आपको कॉबी की याद आएगी, मैं दिखाऊंगा वो। तो योद्धा और इनकी टकराव शुरू से शुरू हो जाता है। ये देखिए ये देखिए इसमें फूजो बाबा भी हैं, जैन भी है, हनु एक मंकी है, काफ़ी अच्छा रोल है इसका। तो भेड़िया में ये सबसे अच्छी बात लगती है कि इस तरह की चीज़ आती है, जंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है, नेचुरल सीन्स होते हैं, और बस एक थोड़ा सा एक इशू था कि 14 और 15 नंबर पेज ऐसे थे, यहाँ पे 14 होना चाहिए था, यहाँ पे 15। तो इसमें भी कोई बैक स्टोरी आ रही होती है कैसे ये घटनाक्रम शुरू हुआ। नोवेल्टीज़ का एक ऐड है, मैंने पहली बार देखा ये ऐड, तो मुझे पहले पता नहीं था जिक्सा पजल में क्या मिलता होगा। तो इस तरीके के अच्छे हैं जिक्सा पजल, ये थे मतलब, अभी तो कहाँ है। तो ये कुछ रिप्रिंट्स और उस ज़माने के जिक्सा पजल के ऐड हैं। और फिर ये देखिए, फिर बातें इनमें, ये जब भी विलेंस और के बीच में बातें होती है तो वो हमको क्लेरिफाई करने के लिए बातें कर रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। इस तरीके की सीन है धीरज वर्मा जी के बनाए हुए विद राजेंद्र धोनी जी की, जो भेड़िया के लिए काफ़ी स्पेसिफिक है। भेड़िया और एक ये इस तरीके का किंग कॉन्ग टाइप का कुछ है, इनमें काफ़ी अच्छी फ़ाइट दिखा रखी है। उस टाइम के लोगों को फ़ाइट वगैरह काफ़ी अच्छी लगती थी, तो वो उस तरीके का एलिमेंट डाला जाता था कि फ़ाइट भी रहे, थोड़ा सा थिंकर जैसा भी रहे इसमें, कहीं पे हम सोचने का मौका भी मिले। तो फ़ाइट काफ़ी लंबी दिखाई गई है, देखिए
भेड़िया के बीच में, देखिए। और ये जो सीन है ना, ये देखिए, ये हे भेड़िया देवता मदद करके भेड़िया जब वो गदा मांगता है, तो ये सीन में इसका ये पार्ट तो छुप गया, ऊपर देख रहा है ये, तो ये सीन बिल्कुल आपको कोबी जैसे लगेगा। अब जो कोबी और भेड़िया अलग हो गए, इसको देख के लगेगा कि ये कोबी खड़ा है, हालांकि उस समय कोबी भेड़िया शायद अलग नहीं हुए थे। देखिए बहुत शानदार। तो फिर से योद्धा और भेड़िया फिर टक्कर होती है, जैसा कि लड़ाके टक्कर में हमने देखा था, हालांकि ये लड़ाके है। और ये जो बिग साइज़ की कॉमिक्स आती है, इसमें थोड़ा सा यहाँ भी चेंज कर दिया गया है। राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता, येलो थोड़ा ऑरेंज सा है लिखा हुआ, मोटा मोटा सा यहाँ लिखा लड़ाके, मतलब क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो गया ना एक अलग साइज़ में, इस वजह से शायद लिखा गया है। अदरवाइज है तो ये राज कॉमिक्स की प्रॉपर्टी। और इसमें एक और देखो, इस तरह का एक क्रिएचर दिखाया जाता है, इससे फिर भेड़िया को लड़ाया जाता है, तो लड़ाई झगड़ा काफ़ी है इसमें। पर लड़ाई झगड़े में वैसा जो है वन्य जीव है ना, समुद्री जीव वो आ जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है। पेपर क्वालिटी सब में अच्छी है, आर्ट वर्क सबका ज़बरदस्त है पहले से ही, बस ये कि कवर थोड़ा सा थिक है और उसका अंदर का इतना ग्लोसी नहीं है। देखिए जैसे स्नैक पार्क का बहुत शानदार ऐड था, ये थोड़ा सा ग्लोसी होता तो और अच्छे से उभर के आता, ठीक है। फिर भी बिग साइज़ में दिख रहा है तो अच्छा लगता है। तो इनमें भी जो है अनुपम सिन्हा जी के जो ये ऐड हैं, ये इसकी जान है। नेक्स्ट कॉमिक शतरंज का ऐड है इसमें, और क्रोनोलॉजी शायद इन्होंने जो थंबनेल में लगाऊंगा या जो मनोज गुप्ता जी ने रिलीज़ किया था वो यही इनका रिलीज जो सीक्वेंस भी यही है, क्योंकि हर एक के पीछे नए नए ऐड मिलता है। जैसे शतरंज के पीछे में भी कैंसर का ऐड मिले, महाकाल का ऐड है, सुपर कॉर्नर ध्रुव की सिंगल कॉमिक्स है, एक काफ़ी समय बाद आई थी ये सर्कस सीरीज़ की जो 7 कॉमिक्स आई थी, उसके बाद एक सिंगल महाकाल देखने को मिली थी। उसके बाद फिर खूनी खानदान सीरीज शुरू हुई थी, तो ये एक सिंगल सोलो कॉमिक्स आया था 1997 में। विनोद जी किंग है इसमें, देखिए कॉमिक्स में विठल कांबले जी किंग है, लेकिन इसके ऐड में देखिए क्या शानदार दिख रहा है, महामानव की खैर, और वेल लिमिटेड है। बस यही क्या बैक कवर में प्रॉब्लम आती है, इच्छाधारी का ऐड, इच्छाधारी में विठल कांबले जी किंग है। और ये जो नागराज बना है जल्दबाजी बनाने लग रहा है, देखिए गर्दन कैसे बनाई हुई है, मतलब वैसे ऐसा लग नहीं रहा कि अच्छे से ओरिएंटेड करके बनाया गया है। तो विठल कांबले जी की इंकिंग ऐसी होती थी, और ऐसी विनोद कुमार जी की, मुझे विनोद कुमार जी की पसंद आती थी, काफ़ी क्रिस्प लगती थी इंकिंग। शतरंज अगेन धीरज रुना जी का बनाया हुआ कवर है, सारे कवर धीरज रुना जी ने बनाए, मैंने बताया ना, लड़ाके कैन से शतरंज का भी, इवन टक्कर में भी धीरज रुना जी ने बनाया, मनोज जी की खरोच का खाली मनोज जी ने बनाया। तो ये तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील का है। अच्छा, हालांकि ये इसमें भी मैकेनिकल पावर है, लेकिन इनका जो कानून वाला चक्कर है ना, कानून का सिफारिश की मशीन है, और ये देशभक्त डिटेक्टिव, तो स्टोरी अच्छी बन पड़ती है इस वजह से। देखिए इंकिंग विनोद कुमार जी की, मैं बोल रहा था सेम चित्रांकन है, देखिए धीरज वर्मा जी ने इसको भी बनाया, उसको भी बनाया। वहाँ पे राजेंद्र धोनी जी की इंकिंग है, तो भेड़िया टाइप का फील आएगा। इसमें विनोद कुमार जी की इंकिंग है, थोड़ा सा वो क्रिस्प कर देते हैं इंकिंग को। ये देखिए विनोद कुमार जी की इंकिंग, थ्रिल और सस्पेंस में काफ़ी मिलते थे उनके चित्र, और अनुपम सिन्हा की कॉमिक्स में इंकिंग मिलती थी, तो आपको क्रिस्प इंकिंग देखने को मिलेगी इसमें। तिरंगा है और ये कुछ ऐसे गैंग के सदस्य हैं। विनोद जी की इंकिंग में काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए वुल्वरीन की तरह के हाथ से ये भी निकल रहा है। खैर तब जब ये कॉमिक्स आई थी तब मैं एक्समैन वगैरह कुछ नहीं जानता था। तो ये देखिए आपके सामने, खैर तो देशभक्त डिटेक्टिव है तिरंगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको तिरंगा कहाँ आया था, खरोंच में आया था। तो अगेन फिर स्टोरी आपको ग्राउंड लेवल पे आ जाएगी। अब इसमें लड़ाई झगड़ा, जैसे लड़ाके में था ना भयंकर लड़ाके, नाम से अच्छा लगा, जैसे टक्कर और लड़ाके में जो लड़ाई झगड़ा वो फाइट पसंद है वो है, लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा सा डिटेक्टिव उस तरीके का पसंद आएगा आपको, मज़ा आएगा। और इसमें एक कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको या आज़ाद हिंद फौज की याद आएगी। तो इसमें उस तरीके से दिखा रखा है कि लड़ेंगे कोई तो कैरेक्टर, तो उसका रीज़न क्या रहेगा। ये देखिए ये पैनल कितना अच्छा बनाया इन्होंने, देखिए धीरज ओराजी ने बनाया है, विनोद जी ने क्या है तिरंगा को बनाया है, देखिए वाह। तो तिरंगा का ये जो है नॉर्मल रूप है अभय देशपांडे, ये है इंस्पेक्टर स्टील, और तिरंगा बनते हुए दिखाया गया है क्योंकि इंस्पेक्टर स्टील जाने नहीं दे रहे तिरंगा किसी काम से। तो यहाँ पर एक ये वृद्ध मिलते हैं, इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। देखिए इनके पाँव भी छुए तिरंगा ने, ऐसा क्या काम किया इन्होंने। यहाँ पे फिर से ऐड है 16-17 नंबर पेज पे, 18-19 नंबर पेज पे, सॉरी 17-18 नंबर पेज पे ऐड है। अगेन वैसे ही पैनल पर इतना नहीं, थोड़ा डार्क में है वो। तो और शतरंज जिसका नाम रखा गया है, तो इसमें आपको ना इस तरीके के प्यादे मिलेंगे, हाथी घोड़ा ऊँट वो मिलेंगे आपको देखने को, वज़ीर। तो देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होती है कि ये तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील जो है पहुंच जाएंगे। ये देखिए घोड़ा होगा, ये घोड़ा है पर, लेकिन क्योंकि इंस्पेक्टर स्टील से टकराना है तो वो भी मेटल का बना हुआ है वैसी पावर के साथ, तो घोड़े से लड़ाई हो चुकी है। तिरंगा भी बीच में कूद पड़ता है। विनोद जी की क्रिस्प इंकिंग है और धीरज वर्मा जी का आर्ट है, तो एक ही आर्टिस्ट का आर्ट आपको इनमें मिलेगा, लेकिन अलग अलग इंकिंग की वजह से थोड़ा थोड़ा आपको अलग अलग फ्लेवर भी मिलेगा। विनोद जी अपना इन्फ्लुएंस लेकर के आते हैं इंकिंग पे, सबको पता है ये। पेज क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, साइज़ भी परफेक्ट लगा, इस साइज़ में पढ़ने मज़ा आया। और देखिए ये बादशाह होंगे जो एक्चुअली इनका नाम शतरंज है, एक्चुअली शतरंज जो नाम रखा गया वो इनके नाम के ऊपर रखा गया है, और पूरा चेस बोर्ड जैसा बिछा हुआ है। और ऐसा कुछ है कि मजबूरी में तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील को उस गेम को खेलना पड़ेगा
ये है हाथी, तो घोड़ा आ चुका है, हाथी आ चुका है, इसके बाद आएगा ऊँट। तो हाथी से भी टक्कर होती है इनकी, पर ये अभी तक उस चेस बोर्ड तक नहीं पहुँचे, ये फील्ड में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है। फिर बाद में हाथी जो है इनको लेकर के आ जाएगा। ऐसा कुछ होगा कि ये चेस बोर्ड तक पहुँच जाएंगे तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील, और अब इनके सामने आएगा ऊँट इनसे लड़ने के लिए। ये देखिए, और इसलिए वही सीन इसमें कवर पे बना रखा है, शतरंज का बोर्ड बना हुआ है, तिरंगा है, इंस्पेक्टर स्टील और ऊँट है ये जो शतरंज में आता है। तो खैर वो भी इंटरेस्टिंग दिखाया गया कि ऊँट ऐसा बनाया गया कि वो मैकेनिकल पावर का सामना कर सके, क्योंकि इंस्पेक्टर स्टील 450 किलो के हैं और काफ़ी मैकेनिकल पावर उनमें। दोनों को टक्कर अच्छी देते हैं, हाथी हो चाहे घोड़ा हो चाहे ऊँट हो। और उसके बाद में फाइनली होता है वज़ीर। वज़ीर से में काफ़ी सीक्रेट रखा हुआ है कि वज़ीर से टकराने पे क्या होगा। तो अंत में फिर वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और ये स्टोरी एंड हो जाती है। हमको ग्रीन पेज देखने को मिलता है और शानदार ऐड देखने को मिलते हैं। देखिए मैं दिखा चुका हूँ पहले ऐड, कुछ तो चलती फिरती मौत का ऐड है। ये ऐड मैं अनबॉक्सिंग में भी दिखा चुका हूँ, दिमाग नहीं मरेगा, बूझ पहेली क्विज मास्टर जैसा दिखता है। खैर फाइनली जो हमारे हाथ में कॉमिक्स आता है वो है कैंसर। और कैंसर और आपको शतरंज का कवर लगभग एक जैसे लगेगा, दोनों में ही इंस्पेक्टर स्टील है। कलरिंग देखो, क्योंकि धीरज वर्मा जी डिजिटल कलरिंग का यूज़ करते थे तो आपको वैसा दिखेगा। बस ये कि यहाँ पे तिरंगा के बजाय परमाणु आ गया है। इंकिंग इसमें अलग है, मैंने बताया लड़ाके में राजेंद्र धोनी जी की इंकिंग है, शतरंज में है जो वो विनोद कुमार जी की इंकिंग है। कवर सब एक जैसे मिलेंगे, इनमें उनमें नहीं है वो इंकिंग। और अब इस देखिए धीरज वर्मा जी की सिग्नेचर ये रहे। इसमें जो है एक नए एंकर है, नाम मेरे को नहीं पहले बार सुना है मैंने, रिचित तावंड तामवड, ऋषि जी का है। लेकिन इंकिंग अच्छी है, मतलब नए नाम के जैसे मैंने जब भी नए नाम आते हैं तो थोड़ा सा डर बढ़ जाता है। अब मैं आपको ये बोल रहा था, देखिए ये जो है वो डॉक्टर अनीस है जो इंस्पेक्टर स्टील की जनक है, एक साइंटिस्ट है। लेकिन आपको इसको देखिएगा भेड़िया है, ऐसा लगेगा भेड़िया को ही जो है नॉर्मल कपड़े पहना दिए। ये चेहरा आपको अगर मैं ऐसे दिखाऊँ, नाम ना बताऊँ, तो आपको क्या लगेगा कि ये भेड़िया है। देखिए ऐसे लगेगा कि भेड़िया को ही नॉर्मल कपड़े पहना दिए गए हो। तो मैं ये आपको फेस की बात बता रहा था। मनोज जी ऐसा कभी नहीं करते। मनोज जी अगर नॉर्मल कपड़ों में भी कोई बनाएंगे तो अगर वो परमाणु होगा तो वो इंस्पेक्टर विनय लगेगा, तिरंगा होगा तो वो अभय देशपांडे ही लगेगा, और अगर वो डोगा होगा तो वो सूरज ही लगेगा। जैसे यहाँ पे पता लगता है साफ कि सूरज नहीं है, भले से ऐसे बैठा हो। सूरज भी बॉडी बिल्डिंग में थे इन्वॉल्व तो वैसे बैठते, लेकिन पूरा फेस वो। जैसे मनोज जी का ये एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो फेस से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्लोथिंग वगैरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। धीरज वर्मा जी का भी शानदार आर्ट वर्क है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये लगा कि उनके जो चेहरे हैं ना, वो एक तो होंठ काफ़ी मोटे बनाए जाते हैं और चेहरा उनका बिल्कुल ऐसा लगता है भेड़िया ही बनाया हुआ। तो हमको पता है कि इंस्पेक्टर स्टील के जनक है। तो ऐसा कुछ होता है कि इंस्पेक्टर स्टील के जनक को एक काफ़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है इसके अंदर। इसकी वजह से वो एस्केप कर रहे होते हैं सिचुएशन। देखिए आपको इंस्पेक्टर स्टील का चेहरा भी वैसा लगेगा। तो इंस्पेक्टर स्टील की लाइफ का इशू है ये। अगर इंस्पेक्टर स्टील की लाइफ में ऐसा इशू आया तो परमाणु भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और एक नया कैरेक्टर आता है कैंसर, वो इसमें कैरेक्टर आता है और वो कुछ अपराध करता है, उसको रोका जाता है, लेकिन उसकी इंटेंशन गलत नहीं लगती। मतलब जो वो अपराध कर रहा होता है तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, ऐसा इसमें लगता है। इंस्पेक्टर विनय भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि इंस्पेक्टर विनय ही परमाणु है। और जो नए इंकर हैं इनके काम अच्छा लगा मुझे, इंकिंग अच्छी लगी। तो और एक नया आर्ट वर्क हमको देखने को मिला, क्योंकि इन सब में फिर एक रास्ता आ जाती है अगर सब में सेम आर्ट वर्क होता तो। ये फिर से ऐड है 17 और 18 नंबर पेज पे, 19 नंबर पेज से स्टोरी फिर से जारी हो जाती है। तो परमाणु और ये कैंसर बार बार आता है, कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। प्रोफेसर भी हैं इसमें, जो बाद में इनकी जगह प्रमोट ने ले ली थी सुरमा के बाद में। इंस्पेक्टर स्टील हैं, ये हैं अनीस की बहन सलमा। और देखिए अनीस क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, इंस्पेक्टर स्टील उसका पता लगाने जाता है। देखिए तो धीरज वर्मा जी का आर्ट वर्क है, जो नए एंकर हैं ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। फिर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपस में टक्कर हो सुपर हीरोज़ की भी, और बीच में कैंसर करके हैं। ये ऐसे ही विलेन या कैरेक्टर लग रहे हैं जो इंस्पेक्टर स्टील की टक्कर के हैं। और न सिर्फ इंस्पेक्टर स्टील को बल्कि प्राणों को भी शानदार टक्कर देते हैं। ये प्राणों का चेहरा देखिए आप यहाँ पे, और आप मनोजी वाले में देखिए, पूरा चेंज मिलेगा आपको। तो धीरज वर्मा जी का थोड़ा सा ये मेरे को इशू लगता है कि वो चेहरे जैसे बनाए जाते हैं। खैर तो यहाँ पे होता है लड़ाई झगड़ा, फिर से टक्कर होती है। और अब टक्कर दो वंडरमैन परमाणु और इंस्पेक्टर स्टील की नहीं होती, बल्कि कैंसर और उनके साथ में बाकी सुपर हीरोज़ की होती है। अंत में पता लगता है कैंसर कौन है। मैंने आपको बता भी दिया था राजनगर रक्षक, जब मैंने आपको सीरीज़ का रिव्यू किया था उसमें मुझे पता लग गया था कैंसर कौन है पहले ही। हालांकि वो सीरीज़ काफ़ी नई है, सीरीज़ काफ़ी पुरानी है, 1996-7 का है ये विषांग। वो तो बहुत लेटेस्ट है 2015 का, और मैंने अनबॉक्सिंग में भी रिवील करा था। तो खैर और बाद में पता लगता है कि वो समस्या सोल्व हो गई थी, और वो समस्या कैसे सोल्व हो गई थी वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आपको हंसी भी आएगी कि वैसे कोई समस्या खैर थी ही नहीं जिसको सोल्व किया गया था। खैर
तो ये और ये सीन देखिए, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा सीन इसमें। तो जो भी नए स्वाद, जो भी रिची करके एंकर हैं, अच्छा किया काम उन्होंने। और एक नए एंकर मुझे देखने को मिले, मतलब पहले से थे, मेरे को ध्यान नहीं था। और इसमें देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी, धोखेबाज कैमरे वालों से सावधान, ये मैंने पढ़ा ग्रीन पेज में कि ये पहले टाइम में जो भी लॉटरी वगैरह निकलती थी या इनाम निकलते थे, इवन कॉमिक्स वगैरह में भी लोग जो है मनी ऑर्डर करके बेचते थे और उसके बाद उनका प्रोडक्ट उन्हें मिलता था। आजकल तो काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ हो गई, ऑनलाइन पेमेंट की भी, पार्सल्स की भी और उनको ट्रैक करने की भी। तो इसमें लिखा है कि फ्रॉड कुछ लोग करते हैं कि पैसा मंगवा लेते हैं, फिर कुछ भेजते नहीं है, भेजते हैं तो वो टूटा फूटा या घटिया कैमरा भेज देते हैं। तो इसको देख करके मुझे आज के टाइम की याद आ गई, अभी ऑनलाइन कितने फ्रॉड होते हैं कि आपको कैसी भी कोई चीज़ भेज दी, जो फ्रॉड होते हैं ना उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है, लेकिन फ्रॉड करने के तरीके बदल गए। तो इसमें ये भी लिखा हुआ है, कुछ भ्रष्ट लोग जो है बेईमानी से रुपया बनाने वाले, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये भी अच्छा इन्होंने दिया है, क्योंकि जब राज कॉमिक्स काफ़ी पॉपुलर हो रही थी तो राज कॉमिक्स के फ़ैन क्लब वगैरह बनते थे, जो है हम लेटर वगैरह लिखते थे राज कॉमिक्स को, कई बार हमको फ्री गिफ्ट्स मिलते थे, 10-10 रुपये में हमको राज कॉमिक्स फ़ैन क्लब की मेंबरशिप मिलती थी, तो हमको काफ़ी उसमें फ्री गिफ्ट्स मिलते थे। तो इसमें एक ही कल को कोई ऐसा आप जब कम्युनिकेशन करते हो, जैसे मैं कैसे फंसता हूँ, जैसे मान लो अमेजोन बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, जियो मार्ट बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, तो अमेजोन के चक्कर में फ्लिपकार्ट में फंसते हैं, या फ्लिपकार्ट के चक्कर में किसी और में फंसते हैं, मान लो स्नैपडील या कोई और दूसरे हैं। तो कई बार क्या होता है कि अमेजोन वगैरह पे जो इतना ईमानदारी से वो काम करते हैं ना, कि हमने ऑर्डर किया, हम टेंशन फ्री हो गए कि आएगा तो आएगा, अपने आप कोई दिक्कत होगी रिफंड मिल जाएगा, जो भी है रिटर्न कर सकते हैं। तो हम ये भूल ही जाते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है। अच्छी सर्विसेज यूज़ करने का एक नुकसान भी होता है। मान लो हेलो बुक माइन है या अदर जो कॉमिक बुक सेलर्स हैं, तो हम फ्री माइंड से कॉमिक्स ऑर्डर क्यों ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हमको टेंशन नहीं होती कि जो होगा तो बाद में बात करके सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि न्यू साइट को ट्राई करने से पहले कि ये बात हर चीज़ लागू नहीं होती। तो खैर इस बात पे भी लंबा डिस्कशन हो सकता है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो ये 5 कॉमिक्स इस बिग साइज सेट 4 में आई है, और 4.5 भी मैंने ऑर्डर कर रखा है। पर ये आज के हेलो बुक माइन पे बहुत टाइम लग रहा है, 10-15 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी तक उसकी कोई सूचना नहीं है, अभी तक पैकेजिंग नहीं दिखा रहा है वो। देखते हैं ये सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो अच्छा है, वरना इतना लेट लेट अगर कॉमिक्स मिलेंगी। पहले अगर हेलो बुक माइन पे रिलीज़ होते ही मुझे 3-3 में मिल जाती थी कॉमिक्स, तो अब रिव्यू करने में बड़ा टाइम लगता है, वो सेट आ ही नहीं पाता मेरे पास में। ऐसे मैंने बाल चरित का ऑर्डर कर रखा है, मैंने बताया था आपको उमा कार्ड से। तो अभी वो ई कार्ड से उन्होंने भिजवाया है, पहले कांड हो चुका है, मैंने बताया था आपको कि जो नरक नाशक का प्रीमियम एडिशन ये रहा, देखिए ये आया था मेरे पास में, तो 1 महीने तक आया ही नहीं और बड़ी जल्दी डिस्पैच होकर दिखा रहा था। फिर बाद में ओभय जी ने फिर से नया पार्सल भेजा मुझे DDTC कुरियर से या फिर डिलीवरी से। तो ऐसा इस बार ना हो, मैं प्रे कर रहा हूँ। और मैंने इसको ट्रैक करा तो आज वो मेरे जो जामनगर हब मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें दिखा रहा है उसमें। अब मुझे तो उनमें बिल्कुल विश्वास नहीं है, पर अगर ऐसा हो गया तो चमत्कार ही हो जाएगा। देखते हैं अगर वो चमत्कार होता है, आज या कल में मिलता है पार्सल, तो बाल चरित का जो स्पेशल कलेक्टेड एडिशन उसका भी रिव्यू करूँगा मैं संजय गुप्ता जी की तरफ से। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।